कि मन में अजीब सी चीजें चल रही होती हैं। उसने दादाजी से कह तो दिया था कि वो उनकी मदद करने के बारे में सोचेगा, लेकिन अब उसकी हालत ये सोचकर खराब हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि दादाजी उसे एक अलग ही मुश्किल में फंसा दे। दादाजी भी कुछ देर खामोश रहे और फिर युग से बोले, युग, हमें एक मिशन प्लान करना होगा जिसमें तुम्हें सबसे ज्यादा मेहनत करनी होगी। युग पहले सुनना चाहता था कि आखिर दादाजी के मिशन में करना क्या है। वो उनसे बोला, ठीक है दादाजी, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। दादाजी को भी लगा कि युग अब उनका साथ देगा। फिर वो युग से बोले, देखो बेटे, यशपाल उन एंटीक वस्तुओं को अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन हमें उसे उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देना है। दादाजी की बात सुनकर युग बोला, दादाजी, लेकिन ये काम हमारा नहीं है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम पुलिस कंप्लेन कर दें, पकड़े जाएंगे वो। दादाजी कुछ सेकंड चुप रहे और फिर बोले, कंप्लेन में क्या लिखवाओगे? क्या बताओगे कि कैसे पहचाना है तुमने? एंटीक वर्ल्ड की बदनामी होगी सो अलग। युग दादाजी से अभी भी सहमत नहीं था। वो दादाजी से बोला, लेकिन दादाजी, लेकिन वेकिन छोड़ो, ये बताओ तुम मेरा साथ दोगे या नहीं? दादाजी ने यह सुना भी नहीं कि युग क्या कह रहा था। दादाजी के प्रश्नों का जवाब युग के पास नहीं था, क्योंकि वो उनके एहसानों तले दबा हुआ था। उसने दादाजी से कहा, ठीक है दादाजी, मैं वो सब करूंगा जो आप कहेंगे। युग की बात सुनकर दादाजी बहुत खुश हुए। वो युग से बोले, मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी बेटे। बस अब जल्दी से पता करो कि यशपाल ने उन ओरिजिनल वस्तुओं को कहां छिपा रखा है। युग ने दादाजी से हाँ तो कह दिया, लेकिन वो अब भी असमंजस में था। वो दादाजी से बोला, दादाजी, लेकिन हम लोग ये कैसे पता लगाएंगे कि यशपाल सर ने उन वस्तुओं को छिपा कहां रखा है? दादाजी हंसने लगे और हंसते हुए युग से बोले, युग, तुम बहुत भोले हो। अब तुम उस यूनिवर्सिटी में हो, तुम हमेशा उस यशपाल को ट्रैक कर सकते हो। नजर रखो उस पर, खुद ब खुद पूरा राज खुल जाएगा। युग ने अगला प्रश्न किया, दादाजी, अगर यशपाल सर ने उन वस्तुओं को यूनिवर्सिटी से बाहर रख दिया हो तो? दादाजी को अब युग पर थोड़ा बहुत गुस्सा भी आने लगा था। वो गंभीर होकर बोले, हम लोग ये बात तब बोल सकेंगे जब हम यूनिवर्सिटी में ढूंढकर थक जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि यशपाल इतना मूर्ख है कि वो यूनिवर्सिटी में जॉब करने के दौरान उन वस्तुओं को यूनिवर्सिटी से बाहर ले जाएगा। युग के पास अब एक ही विकल्प था कि युग उनको हाँ कहते। उसने गहरी सांस ली और फिर बोला, ठीक है दादाजी, आप चिंता न करिए, मैं देखता हूँ। अब आप ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ये पता लगाने की कि यशपाल सर ने उन वस्तुओं को कहां छिपाया है। दादाजी युग को एक मौका देना चाहते थे। वो युग से बोले, युग, अगर तुम नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम पर दबाव नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक भारतीय होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि अगर कोई देश की अमानतों के साथ छेड़छाड़ करता है तो हम उसे सबक सिखाएं। युग ने दादाजी से कहा, आप चिंता न करिए, मैं सब संभाल लूंगा। दादाजी को इत्मीनान हुआ कि युग अब उनका साथ देने को तैयार है। अब युग और दादाजी कुछ देर इधर उधर की बात करते रहे और फिर कुछ देर के बाद युग ने दादाजी से इजाजत मांगी और वहां से चल पड़ा। युग का मन अशांत था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो फैसला लिया है वो सही है या फिर गलत। युग अपने घर पहुंचा। उसे देखते ही लविष्का समझ गई कि वो किसी समस्या में है। लविष्का ने युग से पूछा, क्या बात है? लेकिन युग लविष्का को कुछ नहीं बता रहा था। जब लविष्का ने जिद की तो उसने उससे कह दिया, मुझे एक आदमी ने काम दिया है और मैं ये तय नहीं कर पा रहा हूं कि वो सही है या गलत। युग की बात सुनकर लविष्का ने उसे सलाह दी, एक बार तुम देख लेना कि जिस आदमी ने तुम्हें वो काम दिया है उसमें उसका क्या फायदा है। लविष्का की बात तो छोटी थी लेकिन बहुत ही गंभीर और गहरी थी। युग सच में एक पल ठहर कर सोचने लगा कि इसमें दादाजी का क्या फायदा है। युग को ऐसी कोई वजह दिखी नहीं जिसे वो कह सकता हो कि इस वजह को फायदा मानकर दादाजी ने उसे ये काम दिया है। युग ने लविष्का से कहा, थैंक यू, मैं जरूर इस पर सोचूंगा। अगले दिन युग यूनिवर्सिटी गया। उसका दिमाग फिलहाल दादाजी के मिशन पर था। वो क्लास में लेक्चर के दौरान भी बस यही सोच रहा था कि आखिर वो उन वस्तुओं को कैसे खोजेगा। तभी उसके दिमाग में एक बात आई। युग ने सोचा कि इस मिशन पर काम शुरू करने से पहले क्यों ना एक बार यशपाल का टेस्ट लिया जाए कि वो सही आदमी है या गलत। क्या सच में यशपाल ने गलत मंसूबों के कारण उन चीजों को वहां से हटाया है? क्लास खत्म होने के बाद युग यशपाल के ऑफिस गया। उसने यशपाल को गुड मॉर्निंग कहा। यशपाल ने युग को बैठने के लिए कहा। युग ने ऑफिस में बैठते ही वहां अपनी नजरें दौड़ाई
उसकी आंखों ने यह क्लियर किया कि आज भी वहां पर नकली वस्तुएं ही रखी हुई हैं। कुछ देर युग और यशपाल के बीच इधर उधर की बातें होती रही। फिर युग सीधे पॉइंट पर आया। उसने यशपाल से पूछा, सर आपने जिन असली वस्तुओं की जगह पर इन नकली वस्तुओं को सजाया है, वो असली वस्तुएं कहाँ रखी हुई हैं? यशपाल भी 1 मिनट के लिए रुक गया और फिर बोला, युग तुम ये क्यों पूछ रहे हो? युग ने हकलाते हुए कहा, अब सर कुछ खास बात नहीं है, बस मेरी इच्छा होती है कि मैं उन असली सामानों को भी देखूं। यशपाल थोड़ा रिलैक्स हुआ और बोला, फिर तो ठीक है, लेकिन यह जानकारी सबको नहीं बताई जा सकती। युग को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने यशपाल से कहा, अरे सर लेकिन ये तो यूनिवर्सिटी प्रॉपर्टी है, स्टूडेंट्स के लिए, फिर इसे सबसे छिपाने का मतलब क्या है? यशपाल युग को समझाने लगा, देखो युग, जब ये वस्तुएं यूनिवर्सिटी में रखी हुई थी तो सबके लिए थी, लेकिन जब ये किसी सीक्रेट जगह पर रख दी गई हैं, तो फिर इनका ताल्लुक यूनिवर्सिटी से थोड़ा कम हो जाता है। इस बात को ऐसे समझो कि जहां ये वस्तुएं रखी गई हैं, वहां पर और भी ऐसी वस्तुएं रखी गई हैं जिनके बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते। तो क्या मैं कभी उन वस्तुओं को नहीं देख पाऊंगा? युग ने एक भारी भरकम प्रश्न यशपाल की ओर उछाल दिया। देख पाओगे, लेकिन उसके लिए वक्त है अभी, यशपाल ने युग को बताया। युग को अब यशपाल पर शक होने लगा था। युग ने एक अंतिम प्रश्न उससे किया, सर आपके रिटायरमेंट के बाद उन वस्तुओं का ध्यान कौन रखेगा? युग के प्रश्न पर यशपाल कुछ देर तक युग को घूरता रहा। उसको भी युग पर शक हो गया था। उसने युग से कहा, क्या बात है युग, तुम अभी ही इतना कुछ जानना चाहते हो? वैसे तुमको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि मेरे रिटायरमेंट के बाद कोई और उसका ख्याल रखेगा। हो सकता है कि कोई ऐसा डीन आए जो उन वस्तुओं का प्रॉपर ख्याल ना रख पाए, उनकी सीक्रेसी मेंटेन ना कर पाए, तो ऐसे केस में मुझे ख्याल रखना पड़ेगा उन वस्तुओं का। युग का शक अब तगड़ा हो गया। उसको दादाजी की बात सही लगने लगी। अब उसने मन ही मन तय किया कि वो अब यशपाल से कुछ भी नहीं पूछेगा, वरना यशपाल को उस पर शक हो जाएगा। उसने यशपाल से कहा, ओके सर, मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी थी उन वस्तुओं को लेकर, इसलिए आपसे पूछ लिया। यशपाल ने एक मुस्कुराहट के साथ अपनी बात खत्म की। फिर युग वहां से लौट गया। यशपाल के ऑफिस से निकलकर युग ने राजन को कॉल किया और सीधे उसके पास चला गया। राजन के पास पहुंचकर युग ने उससे कहा, राजन आज मैं घर नहीं जाऊंगा, यही हॉस्टल में रुकूंगा। युग की बात सुनकर राजन बहुत खुश हुआ। उसने युग से कहा, यह बेहतर है, मैं भी यही सोच रहा था, क्योंकि मैंने कल हॉस्टल रूम अलॉट करा लिया है। युग खुश हुआ। उसने राजन से कहा, ठीक है राजन, आज हम लोग यहीं हॉस्टल में रहेंगे। क्लासेस खत्म हुई तो युग ने लविष्का को कॉल कर दिया और बता दिया कि वो आज नहीं आएगा। लविष्का ने कारण पूछा तो युग ने कह दिया कि उसे जरूरी काम है। हालांकि लविष्का को युग की बातें कूल नहीं लग रही थी, उसे युग पर शक हो रहा था, लेकिन इस वक्त उसने युग से सवाल जवाब करना ठीक नहीं समझा। रात हुई तो युग और राजन दोनों यूनिवर्सिटी की कैंटीन पर खाने गए। खाना खाने के बाद राजन ने युग से कहा, युग हम लोग बाहर चले क्या? युग ने राजन से पूछा, क्यों, क्या बात है? राजन युग से बोला, मुझे बियर पीने का मन कर रहा है। युग तुरंत ही मना करने लगा, लेकिन राजन जिद पर आ गया कि उसे आज पीना ही है। फिर क्या था, युग और राजन बियर की दुकान पर गए। दोनों चिल्ड बियर लेकर आए। बियर पीने के बाद राजन और युग मस्ती के मूड में आ गए। राजन ने युग से कहा, युग चलो ना कुछ मजेदार करते हैं। युग अभी होश में था। वो राजन को मना करने लगा, लेकिन राजन ने इसकी भी जिद पकड़ ली। वो युग को जबरदस्ती लेकर कैंपस के गार्ड्स पॉइंट पर गया। रात बहुत ज्यादा नहीं हुई थी, इसलिए अधिकतर गार्ड्स जागे हुए थे। सब युग और राजन की बात सुनते हैं और फिर उन्हें वहां से जाने को कहते हैं। जब ये करते करते दोनों का मन भर गया तो राजन ने युग से कहा, युग मैंने एक मस्त जगह देखी है कैंपस में। युग के पूछने पर राजन उसे अपने साथ ले जाने लगा। फिर दोनों कैंपस के बहुत ही ऊंचे पॉइंट पर गए, जहां से पूरा कैंपस दिखाई देता था। राजन ने युग से कहा, देखो मेरे दोस्त, यहाँ से हम लोग राजा लग रहे हैं और पूरी दुनिया प्रजा। युग हंसने लगा। वो लड़खड़ाती आवाज में बोला, राजा बनने का कोई फायदा नहीं है दोस्त, जब घर वाले तुम्हें कुछ न समझे। जैसे युग ने इतना कहा, राजन का दुख छलक गया। वो भी लड़खड़ाती आवाज में बोला, दोस्त मेरा भी शौक है कि मैं अपने घर में रहूं, बहुत बड़ा है मेरा घर, लेकिन मैं बंदरों के बीच हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे घर में शांति नहीं है और मुझे शांति बहुत ज्यादा पसंद है। इतना कहकर राजन हंसने लगा। युग ने भी राजन की बातों में हाँ मिलाई और वो बोला, यार इसी शांति की तलाश में तो मैं सबसे दूर हो गया हूँ। ऐसा कोई नहीं है जिसने दिल नहीं दुखाया। युग और राजन रोने लगे। रोते हुए दोनों एक दूसरे को संभाल भी रहे थे। अब राजन युग से बोला, भाई लेकिन तुम यहाँ मत रहो, घर पर रहो, यहाँ रहने में कोई फायदा नहीं है। राजन की बात सुनकर युग ने कह दिया, भाई मैं ऐसे ही यहाँ थोड़ी रुका हूँ, मुझे कुछ काम है, समझ नहीं आ रहा कि कैसे होगा।
इतना सुनते ही फिर राजन ने युग का हाथ पकड़ लिया। क्यों यार, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? बोलो कैसा काम है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। युग ने पहले तो बताने से आनाकानी की, लेकिन राजन के बहुत ज्यादा दबाव देने के बाद वो राजन को सारी बातें बताने लगा। युग जैसे जैसे राजन को सारी बातें बताता, वैसे वैसे राजन का नशा उतरता जाता। क्या राजन युग के मिशन में उसका साथ देगा? क्या युग अपने मिशन में कामयाब हो पाएगा? क्या होगा कहानी में अगला ट्विस्ट? जानने के लिए सुनते रहिए नजर का खेल सिर्फ। जैसे जैसे राजन युग की बात सुन रहा था, वैसे वैसे वो गंभीर होते जा रहा था। यहाँ तक कि पूरी बात बताते बताते खुद युग का भी नशा उतर गया। युग की बात सुनकर राजन बोला, युग, ये काम तो बहुत बड़ा है, कैसे कर पाओगे? युग ने राजन की ओर ऐसे देखा जैसे उसने कुछ गलत बात कर दी हो। वो मुंह बनाकर बोला, अरे राजन ब्रो, अकेले करने में तो ऑब्वियस बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, इसलिए तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अगर आप भी थोड़ी बहुत मदद करें तो काम हो जाएगा। राजन ने आंक लिया था कि काम में बहुत बड़ा रिस्क है। युग की बात सुनकर वो सोचने लगा। उसको सोचते देखकर युग बोला, अरे राजन भाई, दबाव में कुछ नहीं करना है, यदि आपसे हो पाए तभी कहिएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा। राजन ने फिर खुद को संभाला और युग से बोला, अरे ऐसा कुछ नहीं है, चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस मिशन में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। युग नहीं चाहता था कि राजन दबाव में आकर कुछ भी करे। उसने राजन से कहा, भाई एक बार और सोच लेना, ऐसा नहीं है कि तुम दबाव में आकर कुछ भी डिसीजन लो। राजन मुस्कुराकर बोला, मैं दबाव में डिसीजन नहीं ले रहा हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम बताते जाओ कि करना क्या है। युग को जब यकीन हो गया राजन उसके साथ काम करने को तैयार है, फिर उसने राजन से कहा, ठीक है, हमारा मिशन बहुत जल्दी स्टार्ट होगा, लेकिन तब तक हमें यह ध्यान रखना होगा कि किसी को हमारे मिशन के बारे में पता न चले। राजन ने युग से हैंडशेक किया और बोला, तुम चिंता ना करो युग, मैं किसी को भी कुछ नहीं बताने वाला हूँ। अब दोनों वहां से उतरकर रूम की ओर चल पड़े। देखते देखते युग और राजन दोनों हॉस्टल के रूम में थे। दोनों अब बिस्तर पर लेट गए। राजन को थोड़ी थकान लग रही थी, इसलिए वो जल्दी ही सो गया, लेकिन युग को नींद नहीं आ रही थी। वो अभी भी बस यही सोच रहा था कि कैसे यह मिशन पूरा होगा। युग के दिमाग में फिर से एक बात आई। उसने तय किया कि जब तक वो मिशन में लगा हुआ है और जब तक वो पूरा नहीं होता है, तब तक वो घर नहीं जाएगा, यहीं हॉस्टल में रहेगा। लेकिन इससे पहले वो एक बार लविष्का से मिलना चाहता था। युग ने तय किया कि वो कल लविष्का से मिलने जाएगा। ये सोचकर वो सो गया। अगले दिन युग ने दिन भर क्लासेस अटेंड की और फिर शाम को वहां से अपने फ्लैट यानी कि लविष्का के पास गया। लविष्का उसे देखकर पूछने लगी कि वो कल क्यों नहीं आया था। युग लविष्का को सब कुछ बताना नहीं चाहता था, इसलिए उसने लविष्का से इतना कहा, अभी मैं काम में बिजी हूँ, इसलिए वो कल नहीं आ पाया और कुछ दिन और नहीं आऊंगा। युग की बात सुनकर लविष्का का मन दुखी तो हुआ, लेकिन वो युग के सवालों से बचने के लिए अपना दुख छिपाकर बोली, ठीक है युग, तुम आराम से अपना काम करो और फिर काम खत्म करके घर पर वापस लौटो। युग को भी लविष्का के लिए बुरा लग रहा था। उसने लविष्का से कहा, ठीक है लविष्का, तुम अपना ख्याल रखना, घर का ख्याल रखना, मिलते हैं कुछ दिनों में। युग इतना कहकर वहां से चल पड़ा। इसके बाद युग ने राजन को कॉल किया। उसने राजन से कहा, भाई कुछ दिमाग में है, शाम को कहीं जाने का प्लान मत बनाना। युग जानता था कि अगर शाम में मस्ती की प्लानिंग हुई तो फिर कोई काम नहीं होगा। राजन ने भी युग की बात समझ ली और वादा किया कि शाम में काम होगा, कोई मस्ती नहीं होगी। युग शाम को कैंपस वापस आया। कैंपस में आते ही फिर उसने और राजन ने कुछ सलाह की और दोनों लग गए काम पर। दोनों ने जल्दी जल्दी डिनर किया और फिर सबके सो जाने का इंतजार करने लगे। देखते देखते रात के 11 बज गए। अब तक सब सोए तो नहीं थे, लेकिन खा पीकर अपने रूम में चले गए थे। युग ने राजन से कहा, राजन चले, मुझे लगता है सब ठिकाने लग गए। राजन थोड़ा घबरा कर बोला, सब तो ठिकाने लग गए, लेकिन ये गार्ड्स तो अभी भी जागे हुए ना। युग को गार्ड्स से ज्यादा डर नहीं था। उसने राजन से कहा, राजन भाई, गार्ड्स कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, बस आप मेरे साथ रहना। राजन ने युग से कहा, मैं तो हूं ही आपके साथ। फिर दोनों आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर धीरे धीरे निकल पड़े। दोनों मजबूत बनने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि दोनों ही डरे हुए थे। युग और राजन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में पहुंच गए। दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटका हुआ था। राजन ने युग से कहा, इस ताले का क्या उपाय है? युग मुस्कुराया और जेब से एक चाबी निकाली। ये देखकर राजन जैसे चीख पड़ा, ओ तेरी! युग ने राजन को जोर से झंझोड़ा और मुंह पर उंगली रखकर धीरे बोलने का इशारा किया। फिर राजन धीरे से बोला, ओ तेरी, ये चाबी कहां से ले आए? युग ने धीरे से कहा, डीन के ऑफिस में जाता हूं, कुछ तो फायदा हो वहां जाने का। राजन फिर से फुसफुसाया, डीन की चाबी है? युग हंसकर बोला, चुराई नहीं है, बस नकल कर ली है।
राजन खुश हुआ। दोनों ने मिलकर धीरे से ताले को खोलकर अंदर घुस गए और गेट को वैसे ही लगा दिया जैसे कि बंद हो। राजन ने युग से कहा, भाई इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें फंसना नहीं है, वरना बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हमें गार्ड्स को देखते रहना है। युग ने राजन को समझाया, गार्ड्स का बिल्कुल ध्यान रखना है। जैसे ही लगे कि गार्ड्स इधर आए हैं, बस बाहर निकलकर ताला बंद कर देना है, वरना बुरे फंस जाएंगे। दोनों ही इस बात से सहमत हुए। फिर क्या था, जब अंदर जाकर युग और राजन ऐसी कोई जगह खोजने लगे जिसे देखकर लगे कि वो एंटीक चीजें इसी जगह होंगी, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि उन्हें ऐसी कोई जगह नहीं मिली। अगर शक भी हुआ तो फिर या तो वहां पर कोई सामान नहीं था या फिर वहां पर ताला बंद था। युग बंद तालों को देखकर एक लिस्ट बनाते जा रहा था ताकि आगे से उनकी चाबी का भी इंतजाम हो। युग और राजन अभी अपना काम कर ही रहे थे कि उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। नए लड़के जो आए हैं ना, बदमाश नहीं है, पढ़ने लिखने वाले हैं। राजन ने युग से कहा, ये तो गार्ड्स की आवाज है। युग और भी ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। उसने राजन से कहा, भाई कोई हलचल मत करना, ये लोग बस पेट्रोलिंग पर आए हुए हैं। राजन को भी डर लगने लगा। उसने युग से कहा, अगर इन लोगों ने ताले को देख लिया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। युग के मन में भी थोड़ा डर बैठ रहा था, लेकिन वो जानता था कि अगर वो डर गया तो फिर बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। उसने राजन से कहा, राजन चिंता मत करो, अगर ये लोग पेट्रोलिंग पर आए होंगे तो फिर इनका ध्यान ताले पर नहीं जाएगा, लेकिन बस कोई हलचल मत करना। राजन और युग दोनों ही दीवार की ओट लेकर खड़े हो गए, लेकिन बुरा यह हुआ कि राजन का फोन वाइब्रेट करने लगा। युग ने माथा पकड़ लिया कि लगता है फंस गए, क्योंकि रात थी और फिलहाल एकेडमिक ब्लॉक में गंभीर शांति फैली हुई थी। अगर एक सुई भी गिरती तो आवाज हो नहीं थी। फिर क्या था, राजन ने फोन को बंद तो कर लिया, लेकिन तब तक उसके फोन का वाइब्रेशन बाहर तक सुनाई दे गया। एक गार्ड ने दूसरे गार्ड से कहा, कहीं फोन वाइब्रेट कर रहा है क्या? हालांकि तब तक वाइब्रेशन रुक गई थी। दूसरे गार्ड ने पहले गार्ड से बोला, फोन वाइब्रेट? भाई फिर से तेरा कान बजने लगा है क्या? तू हमेशा शक में क्यों जीता है यार? अरे यार, मैं अभी शक नहीं कर रहा हूँ, सच में मुझे लगा कि किसी का फोन वाइब्रेट कर रहा है। वो लोग ठीक उसी दीवार के उस पार थे जिसकी ओट में राजन और युग खड़े थे, और यही कारण था कि गार्ड्स को उनके फोन का वाइब्रेशन साफ साफ सुनाई दे गया था। लेकिन तभी पहले गार्ड ने दूसरे गार्ड की चुटकी ली। भाई जब सारे बच्चे हॉस्टल में, तो यहाँ फोन टीम के भूत का वाइब्रेट हो रहा है क्या है? दोनों गार्ड्स हंसने लगे। एक ने फिर से कहा, यार मुझे तो लगा मैंने तो कह दिया। फिर दोनों उधर से लौटने लगे। इधर युग और राजन की सांसें अटकी हुई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि गार्ड्स उन ताले पर टॉर्च जला दे। खैर मुसीबत टल गई थी, दोनों गार्ड्स वहां से लौट चुके थे। जैसे ही युग को लगा कि गार्ड्स वहां से लौट गए, उसने राजन से कहा, राजन अगली बार आने से पहले फोन ऑफ कर लेना यार। अगर आज तुम्हारा फोन वाइब्रेट मोड में ना होकर साउंड मोड में होता तो फिर हमारी पहले दिन ही बैंड बज जाती। राजन युग से सहमत था। अब युग ने वहां से निकलने को कहा। राजन ने पूछा तो युग ने बताया कि कहीं ऐसा हुआ कि वो गार्ड दूसरे गार्ड को कन्विंस कर ले कि फोन वाइब्रेट हो रहा था, तो फिर वो दोनों वापस आएंगे। राजन युग की बात समझ गया। फिर दोनों ने सब ज्यों का त्यों किया और वहां से वापस लौटने लगे। बाहर आकर उन्होंने धीरे से ताला लॉक किया और फिर छिपते छिपाते हॉस्टल पहुंच गए। हॉस्टल पहुंचकर राजन हंसते हुए बोला, भाई यार एक बार तो सांस ऐसे जाम हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि आज तो गया। युग हंसकर बोला, हाँ भाई मुझे भी ऐसा लगा कि आज तो सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन भगवान ने बचा लिया। तो राजन ने फिर गंभीरता से कहा, यार युग, जब गार्ड्स इतने सावधान रहेंगे कि हमारे फोन के वाइब्रेशन भी सुन ले तो फिर कांड करना मुश्किल होगा। थोड़ी आवाज भी होगी तो हम लोग पकड़े जाएंगे यार। युग राजन से सहमत था। फिर अचानक युग के दिमाग में एक प्लान आया। उसने राजन से कहा, भाई एक आइडिया है जिससे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। राजन हंसकर बोला, गुस्ताखी माफ हो युग भाई, लेकिन आपकी प्लानिंग से गार्ड्स के कान पर क्या असर पड़ेगा? युग फिर राजन को समझाते हुए बोला, राजन भाई कैंपस में इतनी शांति है, तब फोन का वाइब्रेशन भी सुनाई दे रहा है। अगर कैंपस में अशांति फैल जाए तो फिर क्या दिक्कत? राजन समझ गया कि युग क्या कह रहा है। उसकी आंखें चमक उठी। राजन ने युग से कहा, भाई गॉट इट, कल से कैंपस में धमाल मचा देना ताकि कैंपस में बम भी फटे तो लोगों को लगे कि बच्चे मस्ती कर रहे हैं। फिर क्या था, अगले दिन से कैंपस में राजन की मंडली ने पूरे न्यू बैच के साथ हंगामा शुरू कर दिया। 12 से 2 बजे तक हंगामा होता रहा। कोई जोर जोर से गाने गाता तो कोई बाहर घूमता। सीनियर्स राजन के आगे बोलने की हिम्मत नहीं करते और एग्जाम वगैरह था नहीं, तो सब मस्ती में शामिल हो गए। करीब 15 दिन ऐसे ही चलता रहा। पूरे कैंपस में हल्ला मच गया कि न्यू बैच शरारत पर उतर आया है। युग और राजन का मंसूबा कामयाब हो गया था। अब गार्ड्स को रात में 2 बजे भी कोई आवाज सुनाई देती
वो लोग आपस में कहते कि छोड़ो यार, बच्चे मस्ती कर रहे होंगे। एक आध बार टीचर्स भी आए, लेकिन सारे बच्चे ये कहते कि सर एग्जाम्स नहीं है, इसलिए थोड़ी मस्ती कर रहे हैं। वैसे टीचर्स भी राजन से डरते थे। जब युग और राजन एकदम से श्योर हो गए कि अब स्थिति उनके हाथों में, तो फिर राजन ने युग से कहा, भाई कल हम फाइनली अटैक करेंगे डिपार्टमेंट पर। कल पता लगा लेंगे कि डिपार्टमेंट में वो सामान है या नहीं। तब तक युग ने भी कुछ और चाबियां भी बनवा ली थी। युग और राजन प्लानिंग के अकॉर्डिंग तय दिन का इंतजार करने लगे। दोनों ने पूरी तैयारी कर ली। उन दोनों का लक्ष्य ये था कि अब की बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्या युग और राजन अब की बार अपनी मंशा में कामयाब हो पाएंगे? क्या राजन और युग फिर से किसी मुसीबत में फंसेंगे? सबसे बड़ा सवाल, क्या उन दोनों को डिपार्टमेंट ब्लॉक में कुछ हाथ भी लगेगा या नहीं? क्या होगा कहानी में अगला ट्विस्ट? जानने के लिए सुनते रहिए नजर का खेल।